नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ATV गुलबर्गा के खुसूसी प्रोग्राम एक मुलाकात में आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल साहब। आप सब बखूबी जानते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के गुलबर्गा ज़िला के कन्वीनियर हैं। ऑल इंडिया मिली काउंसिल की बैनुल मज़ाहिब कमेटी के भी आप कौमी सेक्रेटरी हैं। अलावा इसके बहुत सारी तंजीमों से आप वाबस्ता हैं। आज हम जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसका मौजू है SIR का जो फॉर्म है, एनुमरेशन फॉर्म किस तरह भरा जाना चाहिए। इसको लेकर बहुत सारे कन्फ्यूज़न इस वक्त पाए जा रहे हैं। तो डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल साहब के साथ ऑल इंडिया मिली काउंसिल गुलबर्गा ज़िला के सदर मौलाना मोहम्मद गौसुद्दीन कासमी साहब और जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद शफीक अहमद कासमी साहब भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप तमाम का इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। सबसे पहले मैं डॉक्टर असगर चुलबुल साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि SIR के एनुमरेशन फार्म को लेकर, जिसमें दो कॉलम है, एक तो सेल्फ का है, एक दूसरा प्रोजनी का है, आबा अजदाद का। तो इसमें रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पाया जा रहा है और लोग तरह तरह के बयानात दे रहे हैं, जिससे अपने आप को एक्सपर्ट बताकर बयानात दे रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि सेल्फ के कॉलम में और प्रोजनी का जो आबा अजदाद का कॉलम है उसमें रिलेशन, जो संबंध का जो कॉलम है, उसमें क्या लिखा जाना चाहिए? देखिए, ये अभी अजीजुल्लाह शर्मा साहब ने जो सवाल उठाया है बहुत अहम सवाल है। इसको लेकर के कई लोगों में, कई तंजीमों में काफ़ी कन्फ्यूजन है कि इसमें ये क्या भरा जाए, क्या फिलअप किया जाए। तो इस सिलसिले में हम जो मुसलसिल आप हजरात जानते हैं कि कई ज़मानों से हम इस वोटर लिस्ट पर हम काम करते आए हैं। जब से मैं छोटा था, घर घर हम इसको फॉर्म कैसा फिलअप करना है, पार्ट नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, किससे क्या रिश्ता है, उम्र क्या है, ये सब हम काफ़ी अरसों से हम इसको काम को अंजाम देते आए हैं। तो मेरा जो ये तज्जिया है, मेरा जो ये कहना है कि ये जो कॉलम है जो अभी अजीजुल्लाह शर्मा साहब ने कहा कि सेल्फ में क्या होना चाहिए, प्रोजनी को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन। तो ये देखिए 2002 में यहाँ पर जिसका नाम आता है, जिस सेल्फ मैपिंग हम करते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन कहते हैं, ये काफ़ी मजबूत एविडेंस माने जाते हैं। 2002 में जिसका नाम होता है, तो किसी भी सूरत में 2002 में जब उसका नाम आता है तो इलेक्शन कमीशन चाहकर भी उसका नाम खारिज नहीं कर सकता। अब यहाँ पर जो 2002 में जिसका नाम नहीं है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने जो गाइडलाइन दिए हैं कि 2002 में जिसका नाम नहीं है, वो अपने बाप से, माँ से, दादा दादी से, नाना नानी के साथ इसको मैपिंग कर सकता है, उसे लिंक कर सकता है, जिसे हम प्रोजनी कहते हैं। वो यहाँ पर इसको यहाँ फिलअप करना है, यहाँ लिखना है। तो अब आते हैं यहाँ पर, देखिए ये जो पहला जो कॉलम है इसमें नाम है। उसके बाद अगर उनका 2002 का है ये, इसमें अगर उनका नाम, अब समझिए आप अपने माँ के साथ आप मैपिंग कर रहे हैं, यानी आप हवाला दे रहे हैं, तो यहाँ पहले आपका माँ का नाम आएगा ऊपर, फिर उसके बाद सामने जो अब नाम है उनका, या बाप का नाम है या शौहर का नाम है, तो वो यहाँ लिखेंगे। वोटर लिस्ट में जो है वो लिखेंगे। फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पर उनके शौहर का नाम था, यहाँ पर उनके साथ आने, या उनके नाम के आगे गंडा उनके शौहर का नाम था, यानी हस्बैंड का नाम यहाँ मौजूद था, तो वो हस्बैंड का नाम लिखेंगे। अब आते हैं नीचे, जो अहम जो सवाल अजीजुल्लाह शर्मा साहब ने कहा कि यहाँ पर संबंध करो, संबंधी या बोल के जो कॉलम है, यानी रिलेशनशिप का जो मामला है, यहाँ पर आकर बहुत सारे लोग चक्कर खा रहे हैं और कई अपनी तरफ से भी कुछ बयानात दे रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आना चाहिए, जहाँ तक मैं ये जानता हूँ, लिखा हूँ, काम कर रहा हूँ मुसलसिल, तो यहाँ पर वोटर लिस्ट में इनका जो रिलेशन है, यानी इनका और इनका यहाँ पर हस्बैंड का रिलेशन है, वही रिलेशन यहाँ आना चाहिए। ना कि यहाँ माँ का नाम ताई जो लिख रहे हैं, मदर लिख रहे हैं, या पोतरे हैं तो या ग्रैंड मदर लिख रहे हैं, नानी है तो फिर उसका अज्जी लिख रहे हैं, अज्जा लिख रहे हैं। तो ये लिखने का वैसा कोई इलेक्शन कमीशन की जानिब से यानी
नहीं। जब वोटर लिस्ट का जो काम होता है वहाँ पर कहीं पर भी ग्रैंड मदर का, ग्रैंड फादर का, अज्जी या अज्जा का या उसका कहीं पर भी वोटर लिस्ट के इसमें नहीं मिलता है। सिर्फ आपको मिलेगा तंदे यानी फादर, गंडा यानी हस्बैंड, और बहुत जगह अगर फादर नहीं है चले गए तो ताई। ये दो का ही मेजर जो है ना रिलेशनशिप वोटर लिस्ट में बताया जाता है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही आपको लिखना है। तो लोग ये समझ रहे हैं कि आप जो बता रहे हैं, तो यहाँ 2002 में जिसका नाम नहीं है उनके आबा अजदाद का यहाँ नाम लिख रहे हैं, तो जो दरखास्त गुजार है वो अपना इनसे ताल्लुक बताना चाह रहा है जी। हालांकि ये कॉलम खुद वाजे कर रहा है कि ये उनके आबा अजदाद का है। तो आपका कहना है कि जो वोटर लिस्ट में जो रिलेशन बताया जा रहा है वही रिलेशन यहाँ पे लिखा जाना है, और कोई दूसरा रिलेशन अपनी जानिब से नहीं लिखना है जी। तो ये आप अपने तौर पर कह रहे हैं, बहुत सारे लोग भी अपने तौर पर ये बात करें जी। लेकिन इलेक्शन कमीशन के क्या गाइडलाइंस है? और ये देखा जा रहा है कि फॉर्म के पीछे हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन 12-11 दस्तावेजात का लिस्ट शाये कर रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कोई गाइडलाइन ऐसी जारी नहीं किया है कि इस फॉर्म को किस तरह भरा जाए। इलेक्शन कमीशन खुद भी एक तरह का कंफ्यूजन पैदा कर रहा है जी। तो हमारे जो नुमाइंदगान हैं, आप हैं या फिर जिम्मेदार हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनका काम है कि इलेक्शन कमीशन से रब्त पैदा करके इस कंफ्यूजन को किस तरह दूर किया जाना चाहिए। आपके मौलाना के मेरे कहने से ये बात मोतबर नहीं हो सकती जी। ये बात उसी वक्त मोतबर होगी जब इलेक्शन कमीशन कहे। तो क्या आपने इलेक्शन कमीशन से कांटेक्ट किया, इस सिलसिले में वजाहत चाहिए, कुछ ऐसा काम हुआ है क्या? जी देखिए, इस सिलसिले में मैं एक बात ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि आप बहैसियत एक सीनियर एडिटर, जब मैं कालगी से हमारे बाबा नज़र मोहम्मद खान साहब और दीगर लोगों के साथ वहाँ पर जो बेदारी मुहिम ख़त्म कर कर वापस आ रहा था, तो आप अजीज़ुल्लाह शर्मा साहब ने मुझे फ़ोन किया कि ये गुलबर्गा शहर में और कई जगहों से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि ये कॉलम में क्या फिलअप करना है, इसमें आपकी क्या राय है? क्या आपने इलेक्शन कमीशन से बात की या CEO कर्नाटक से आपने फ़ोन पर बात की या मेल किए हैं, कुछ ख़त लिखे हैं? तो इस सिलसिले में आपने क्या नुमाइंदगी की है, इसकी वजाहत ज़रूरी है। तो फ़ौरन मैंने भी समझा कि ये बहुत सारा मामला पेचीदा मामला है, तो क्यों ना मैं इसको इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखूं और CEO कर्नाटक को भी इससे रब्ता करूं। तो यहाँ के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं कर्नाटक के श्री अंबू कुमार जी, वो गुलबर्गे में भी अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। बहुत ही अच्छे और कोऑपरेटिव नेचर के शख्सियत है। तो उनका नंबर मेरे पास मोबाइल में नंबर सेव था, तो मैंने वो एक क्लैरिफिकेशन पूछा, उनको व्हाट्सअप किया। व्हाट्सअप करने के बाद फिर मैं व्हाट्सअप का भी मसरूफ़ रहते हैं, देखते हैं नहीं देखते हैं, तो मैंने मेल उनको जो है ना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटक, जो उनका government.in काम जो कर्नाटक का जो है, उस पर ये लेटर मैंने बाज़ाब्ता उनको मेल किया और उसमें पूछा कि ये जो कॉलम है आप इसमें देखिए कि क्या लिखा है मैंने। I have mapped my record under my mother's entry in the section where I have to provide my mother's and father's details. What should I mention in the relationship column? Should I mention the relation between my mother and my father, that is right husband, or should I mention my relationship with the person under whom I am mapped? राइट मदर। तो ये उनसे कहा कि मैं अगर मेरी वालदा के साथ मैपिंग कर रहा हूँ तो मैं अपनी वालदा का जो कॉलम है रिलेशनशिप का, उसमें जो है ना मैं मदर लिखूँ या जो है ना उनका जो मदर और फादर का जो रिलेशन है वो रिलेशन को लिखूँ। तो उसको मैंने क्लैरिफिकेशन पूछा था। तो हमारे श्री अंबू कुमार जी ने मेरा व्हाट्सएप देखा और देख करके जो जी कोटेश हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, उनको डायरेक्शन दिया कि इनका रिप्लाई दीजिए। तो उन्होंने फ़ौरन मुझे फ़ोन किया। जी कोटेश के नाम से मेरे मोबाइल में एक नंबर आया, तो मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा कि मैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिस कर्नाटक से जी कोटेश प्रोजेक्ट मैनेजर बात कर रहा हूँ। आपने जो मेल भेजा था और हमारे CEO साहब को जो आपने
व्हाट्सएप किया था, उन्होंने कहा है कि इसका आप रिप्लाई दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये आपका प्रश्न है, क्वेश्चन है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो उन्होंने अपने साफ शब्दों में ये क्लियर किया और कहा कि वोटर लिस्ट में जो रिलेशन जो बतलाया गया है, यानी तंदे, फादर, गंडा, हस्बैंड, वही रिलेशन आपको वहाँ पर मेंशन करना है, ना कि आपकी मदर लिखना है, सन लिखना है, ग्रैंड फादर लिखना है, ग्रैंड मदर लिखना है। जो रिलेशन वहाँ पर वोटर लिस्ट में 2002 में आप किसके साथ मैपिंग कर रहा है, उनके सामने जो हस्बैंड है तो हस्बैंड, फादर है तो फादर, वो रिलेशन वहाँ पर आपको लिखना है। ये करके उन्होंने बाकायदा स्पष्टीकरण, अपना क्लैरिफिकेशन फ़ोन के ज़रिए मुझे आज 7, साढ़े 7 बजे उन्होंने रिप्लाई उसका दिया है। तो इससे मालूम हो गया कि इलेक्शन कमीशन खुद ये डायरेक्शन दे रहा है कि 2002 की वोटर लिस्ट में जो रिलेशन बताया जा रहा है वही रिलेशनशिप वहाँ पर लिखी जानी चाहिए। इससे हटकर दूसरा आपका जो भी ताल्लुक है उसको वहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में भी ऐसा ही हो रहा। वहाँ से भी मैंने बहुत से फॉर्म्स मंगवाए थे, तो वहाँ भी वही लिखा जा रहा है कि जो प्रोजनी है उनसे मेरा क्या ताल्लुक है, दरख्वास्त गुजार का क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है, वो लिखा जा रहा है। अब आपसे जो गुफ्तगू हुई उससे एक बात साफ हो रही है कि वहाँ पर रिलेशन में सिर्फ वही रिलेशन बताया जाना चाहिए जो 2002 की वोटर लिस्ट में उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, और उसी तरह सेल्फ में भी बताया जाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हो रही है कि यहाँ पर जो नाम है, देखिए ऊपर जो नाम दिया गया वोटर का वही नाम यहाँ पर लिखना है। लोग क्या कर रहे हैं, अपना सही नाम लिख रहे हैं। सही है, 2002 में जो मौजूद है वही लिखना है। और ये जो प्रोजनी में भी वही लिखना है जो 2002 में, उसमें भी कोई तब्दीली नहीं लाना। तो ये बहुत अहम वजाहत थी। और दूसरा सवाल आपसे मेरा ये है कि SIR को लेकर जिस तरह की आम बेदारी कर्नाटक में पाई जा रही, उससे लग रहा है कि JDS और BJP घबराहट का शिकार है जी। और वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस तरह का दबाव डाल रही है कि SIR का काम शफाफियत के साथ, दयानतदारी के साथ कर्नाटक में नहीं हो रहा है। तो आप सेंट्रल से ऑब्जर्वर को भेजें जो SIR के काम की निगरानी करें। तो ये पस मंजर क्या, किस हद तक आप इस पे क्या अपना रिएक्शन देना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या कोई बेकायदगियाँ, बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं? देखिए, ये तो मैं अभी प्रेस मीट के ज़रिए अभी मैंने बात की है। सबसे पहले तो कल जो BJP और JDS के जानिब से जो प्रेस मीट की गई और उसमें ये गलत इल्ज़ामात आयद किए गए कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, ये डिप्टी कमिश्नर्स ने BLOs को डायरेक्शन जारी किए हैं कि किसी भी सूरत में मुसलमानों के, माइनॉरिटीज़ के वोट को डिलीट ना किया जाए। ये बहुत बड़ा बहुतान है, इल्ज़ाम है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक की हुकूमत पर। और साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ कि ये BLOs पर भी एक तरह का दबाव डालने की BJP की साजिश हो रही है। वो इसलिए कि जो मुसलसिल 6 महीने से जो आवाम में जो एक तशवीश है, जो बेचैनी है, एक बेदारी के ज़रिए तमाम जो मिली तंजीमें हैं, अलग अलग संघ के लोग इस पे काम कर रहे हैं, SIR का विरोध कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जनता में जागृति आ चुकी है, बेदारी आ चुकी है। अब उनको ये लगने लगा है कि ये जो SIR है असल में NRC है, क्योंकि अब बिहार और वेस्ट बंगाल में सब ने देखा कि जब ये वहाँ पर 90 लाख वोट और यहाँ पर 40-50 लाख जो नाम निकाल दिए गए, अब यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल में जो सरकार BJP की आई है वो खुलेआम पर ये कह रही है कि जो जिसका नाम ऐसे वोटर लिस्ट के है उन्हीं को तमाम तर गवर्नमेंट की सहूलियात दिए जाएंगे, और जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसका आधार ब्लॉक किया जा रहा है। जब आधार ब्लॉक किया जाएगा तो जाहिर बात है बैंक का खाता सीज हो जाएगा, उसके बाद पासपोर्ट जब्त हो जाएंगे, सारी चीज़ें जो है एक कड़ी है ये। तो ये साजिश वहाँ पर चल रही है, जो इसमें लोगों को एक तरह का खौफ और एक बेचैनी है कि वो वहाँ पर इतना बड़ा मामला हो गया है।
कल के दिन यहाँ पर भी अगर 2028 में हुकूमत आ जाती है तो हमारे साथ भी ये मामला हो सकता है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर श्रीमान DK शिव कुमार जी ने भी खुद कहा है कि अगर ये कोई फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं, अगर उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आता है फाइनल लिस्ट में, तो हम उनको जो 5 गारंटी जो स्कीम की जो सहूलतें दे रहे हैं, उनको जो मदद कर रहे हैं, वो हम उनको नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा लोगों में एक तशवीश है और लोगों को ये अब ये मालूम हो गया है कि ये फॉर्म बहुत फिलअप करना ज़रूरी है। यही वजह है कि बीजेपी इससे बौखला रही है और तरह तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रही है कि ये ऐसा हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब उनको ये लगने लगा है कहीं ना कहीं बीजेपी जनता दल को कि ये जो उनका जो निशाना है 40 लाख 50 लाख 80 लाख जो वोट कट करने का, वो कहीं ना कहीं उनके जो निशाने को खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि वोटरों की जो तादाद निकल कर बाहर आ रही है, वो घबरा रहे हैं। वो हमको कहीं ना कहीं लगने लगा है कि हम ये साजिश में कामयाब नहीं हो सकते। दूसरा, मैं अब ये आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि मस्जिदों में और शादी खानों में का नाम नहीं लिया उन्होंने, मंदिरों का, तो वहाँ पर मास इज्तिमाई तौर पर फॉर्म बुला के फिलअप किए जा रहे हैं। इलीगल एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही है। इमिग्रेंट्स यानी बांग्लादेशी उन लोगों को 25 लाख लोगों को उसमें नाम घुसाए जा रहे हैं। तो मैं ये उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो भी गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन जारी किया है, कहीं पर भी बैठो आप, चाहे मस्जिद में बैठो, मंदिर में बैठो, सड़क पर बैठो, क्या शादी खाने में बैठो, जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसीजर है उसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। बाज़ाब्ता इसमें कॉलम वही है, 2002 में नाम जो है वो भरेगा, जिसका नहीं है वही भरना, इन्हीं चीज़ों में से फार्म भरना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या वहाँ के जो बेंगलुरु के जो मुसलमान हैं, माइनॉरिटीज़ है, क्या ये फार्म लेकर प्रहलाद जोशी के साथ वो मैपिंग कर रहे हैं, वहाँ इलीगल काम कर रहे हैं? क्या R अशोक के साथ वो मैपिंग कर रहे हैं? तो ये अगर कर रहे हैं तो ये इलीगल है। वहाँ तो सीधा सीधा काम हो रहा है। नहीं, ये फॉर्म खुद उनका जो इल्ज़ाम है कि भाई बांग्लादेशियों को शामिल किया जा रहा है, तो फॉर्म इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी जारी क्यों करा? जी, वो बहुत बड़ा सवाल वो उनको पूछना चाहिए। फॉर्म में लिखा हुआ है, ये फॉर्म एक अहम सवाल आपसे मेरा ये है और इलेक्शन कमीशन से भी है कि आप जब किसी XYZ को फॉर्म दे रहे हैं तो आपने उसको वोटर तस्लीम कर लिया जी, और ये 2025 की वोटर लिस्ट में जिसका नाम है उसको ही फॉर्म दिया जा रहा है। जी, बिल्कुल सही। तो आप जब एक बार एक लिस्ट में वोटर तस्लीम कर रहे और फिर दूसरे कुछ लोग बोल रहे कि ये बांग्लादेशी है, और फिर ये आप क्या कर रहे हैं कि आप अगर 2002 में नहीं थे तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आप वोटर हैं, फिर आप वोटर तस्लीम करके फॉर्म जारी कर रहे हैं। ये क्या मजाक कर रहे हैं? जी, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। आप तस्लीम कर चुके हैं ये कि 2025 में आप वोटर, फिर वोटर से मजीद क्या आप पूछना चाह रहे हैं? तो सबूत क्यों मांग रहे हैं? उनका ये कहना है कि बहुत सारे जो बांग्लादेश के हैं और दीगर ममालिक से, यहाँ कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ऐसे लोगों को पनाह दे रही है। तो ये जो वो कह रहे हैं कि 2002 में ये लोगों का नाम नहीं था। अब जिसको आप जो बोल रहे हैं इनको फार्म इशू किया गया है, 2002 में इनका नाम नहीं था, ऐसा वो उनका कहना है बीजेपी वालों का। और 2002 के उनके जो रिलेशन थे दादा दादी नाना वो यहाँ नहीं थे। नहीं भाई, 2002 को ही आप एक कसौटी क्यों बना रहे? 2002 के बाद भी बहुत से इलेक्शंस हुए हैं। जी हाँ, तो उसको बनाया जा सकता था ना। जी, तो आप वो 2002 को छोड़िए, ये क्लियर दावा है कि आप फॉर्म देने के बाद ये आप सर्टिफाइड कर रहे हैं कि ये वोटर है। जी, इलेक्शन कमीशन एक तरफ सर्टिफाइड करता, दूसरी तरफ फिर आप सबूत दे बोल रहा। जी, तो ये बहुत ही अजीबो गरीब मामला है ये। जी, तो आप इसका खैर कोई सेटिस्फाइड जवाब तो कोई भी दे नहीं सकते हैं, लेकिन सवाल अपनी जगह मुसलमान है कि आप वोटर तस्लीम करके फॉर्म दे रहे, फिर उससे पूछ रहे कि तू वोटर है तो अपने को साबित। तो ये इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? अच्छा, अब आपने जो अपनी गुफ्तगू में दरमियान में कहा, तो जो असरात SIR के मगरबी बंगाल और बिहार में हुए, क्या वैसे असरात कर्नाटक में भी हो सकते हैं या कुछ कम असरात होंगे? देखिए, अगर हम इसमें गफलत बरतते हैं
और हम उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, तो डेफिनेटली जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर भी इसके असरात होंगे। मैंने अभी जैसा कहा कि एक इशारा हमारे चीफ मिनिस्टर श्रीमान DK शिव कुमार जी ने दे दिया है कि 5 जो गारंटियाँ हैं ये जिसका नाम रहेगा उसी को मिलेगा। या एक मिनट, गारंटियां देते वक्त तो ये नहीं बोले थे कि SIR में हम आपको गारंटियां जी नहीं बोले थे। तो ये हुकूमत की खुद भी दो रुखी पॉलिसी है जी। इससे SIR का कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत खुद इस तरह के, देखिए आप बयानात, मुतजाद बयानात दे रहे हैं। आप अपील करिए कि भाई आप SIR में अपना नाम लिखाइए, हम आपकी गारंटी निकाल देंगे, हम आपकी वो निकाल देंगे। तो आप में BJP में फर्क क्या है? और किसी हुकूमत को ये आप पहले तो आप चला नहीं सकते तो गारंटियों का ऐलान क्यों करें? तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि खैर छोड़िए, आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि इलेक्शन कमीशन को किस सूरत में किसी वोटर का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करने, खारिज करने का क्या इख्तियार है, किस सूरत में कर सकता है? देखिए, पहले तो इलेक्शन कमीशन को जो अहल वोटर है, जो जिनाइन वोटर है, जिसके पास तमाम तर दस्तावेज़ात हैं, वो मौजूद होने के बाद अब वो साबित करता है कि मैं वोटर हूँ, तो इलेक्शन कमीशन को उसका नाम हज़फ करने का, खारिज करने का या निकालने का कोई इख्तियार नहीं है, जो हमारे दस्तूर में, जो संविधान में जो बतलाया गया है। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन जो SIR का जो प्रोसेस है, उसके जो गाइडलाइन जो इशू किए गए हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि हम जो 2002 में के जो नाम जिनके पास नहीं हैं, तो अब मिसमैच, जैसे 2002 में एक नाम है, अब एक नाम है, वो दोनों में तालमेल नहीं हो रहा है, या आप एक से ज़ायद 6 लोगों के साथ आप मैप कर रहे हैं, ये भी गलत बात है। ये भी बहुत सवाल उठ रहा है कि मेरे घर में 6 बच्चे हैं तो मैं 12 बच्चे हैं तो 6 बच्चों को ही वो मैपिंग ले रहा है, 7वें बच्चों का मैप नहीं ले रहा है, उसमें भी एनोमलीज में उसका नाम आ रहा है और उसमें रीज़न बताया जा रहा है कि आप 6 से ज़ायद लोगों के साथ आप मैपिंग किए हैं, लिहाजा आपका नहीं हो सकता। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। डायरेक्ट जो है ना, ये माइनॉरिटीज को, अक़लियतों को अफेक्ट करता है। उसमें आप अगर ज्यादा तादाद में आपके बच्चे हैं तो कुछ आधे बाप के साथ, आधे माँ के साथ कर सकते हैं, वो होशियारी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर वो भी उसको भी पकड़ सकता है वो, क्योंकि उसमें भी वो कर सकता है। फैमिलीज के दोनों माँ भी वही है, दोनों से तो 6 बच्चे 12 बच्चे हुए है ना, तो इनसे 6 तो अलग नहीं होंगे। रिलेशनशिप बताना है ना यहाँ पे, इस पर जो 2002 की ओर जी रिलेशनशिप बताना है। हाँ, तो अब इसमें क्या है, आधे रिलेशनशिप वैसे माँ के साथ हो सकते हैं, आधे बाप के साथ हो सकते। तो ये उसका ये है। फिर इसके बाद अगर वो 2002 में जो नाम थे, जैसा उसको नोटिस आएगी, उसका जवाब देना होगा। 4-5 अगस्त के बाद जो लिस्ट लगेगी, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का टाइम दिया गया है, तो उस सूरत में आपको एक अच्छे उसका जो नोटिस होगा उसका जवाब देना होगा। उसमें आप फेल जब हो जाएंगे तो उसको इख्तियार है कि साबित करने में आप फेल हो जाएंगे कि मेरा 2002 में नहीं था मेरा इलेक्शन, तो उस सूरत में इलेक्शन कमीशन आपके नाम को खारिज कर सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे कर्नाटक के अनुभव कुमार, उन्होंने ये कहा है कि अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है जी, या आप किसी से प्रोविजन मैप नहीं हो रहे हैं, तो भी आप नीचे का कॉलम भरिए जी। तो इस कॉलम के भरने के बाद आपको जब नोटिस दी जाएगी कि आपको प्रूफ करना है कि आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट देना जी, तो इस सिलसिले में क्या बेदारी लाई जा रही है वोटर्स में? इस सिलसिले में देखिए, वो जो 11 डॉक्यूमेंट हैं और उसको बतलाया जा रहा है, हम जहाँ पर जो बेदारी मुहिम चला रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के पास इस गफलत में कई हम देख चुके हैं इलेक्शनों में, हाउस के हाउस जंप हो गए। यानी यहाँ एक 1950 नंबर है तो डायरेक्ट 1954 है, 4 घर मिस हैं। तो ये पहले भी हुआ करते थे, अभी भी वे हैं, जिसकी वजह से नामे नहीं मिल रहे हैं। आपको ये मिसिंग का ख्याल उस वक्त आता है जब आपको इलेक्शन का सामना, जी जी जी, पूरा एक इलेक्शन का 5 साल गुजर जाता है, इस दौरान किसी को इसका ख्याल नहीं आता। देखिए, इसकी अच्छी में आपने बड़ी अच्छी बात की। पिछले असेंबली इलेक्शन में हमने देखा कि कितने बेकायदगियां थे। एक घर में
चार अफराद है तो चारों को 4 जगहों पर 4 पार्ट में, यानी रोजे में उसका नाम है तो एक मोमिनपुरे में चले गया, एक एमएस की मिल में चले गया, एक बुलंदशहर में चले गया। इसके लिए भी आप लोग ही जिम्मेदार, तो इसलिए ये बता रहा हूँ जी, जितने भी हेल्पलाइंस कायम करे ऑनलाइन भर दिए जी फॉर्म जी, उस बुनियादी उससे ये ऐसा हुआ है जी, इसमें किसी की गलती नहीं। ऑनलाइन भर रहे हैं, आप कहाँ भर रहे? स्टेशन में भर रहे जी। तो स्टेशन, यहाँ का आदमी स्टेशन में ऑनलाइन भरा तो उसका इंक्वायरी कहाँ होगी? नहीं, ऐसे गलतियां हुई हैं। ऑनलाइन से उसका कनेक्शन नहीं है। नहीं 100 फॉर्म बैठ के कुछ इदारे भरे हैं जी। तो उसूलन तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ के BLO के पास जाकर आप अपना फॉर्म दाखिल करें। अब इसमें भी बहुत सारे लोग ऑनलाइन भर रहे फिर ये फॉर्म भी ला रहे। जब आपको फॉर्म दिया जा रहा है फिर ऑनलाइन भरने की क्या जरूरत है? हाँ, तो मेरा ये कहना है कि 25 में जब अब जो इलेक्शन हो गए थे 23 में, उसमें ऐसे दुश्वारियां हो चुके हैं तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, डिप्टी कमिश्नर को चाहिए था कि एक सिंगल विंडो सिस्टम उसको कायम करते ताकि ये जो बेकायदगियां हैं वो सुधर सकें। उसकी वजह से अगर वो नहीं सुधरे, उसी वजह से SR में वही प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे घर के पीछे एक साहब हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, वो आप सुनकर हंसी आती है। उनकी 3 बेटियां नशमन स्कूल में है, अब्दुल्ला कॉलोनी में। सुनिए आप, उनकी बीवी का नाम जो है ना मोमिनपुरा खुरैश मेले में चले गया और उनका नाम जो है ना जमजम सिटी स्कूल में चले गया। ये जो कब हुआ, ये कब हुआ? अब हो के आप अब SI आ रहा है तो आपको याद आ रहा है कि इसको सही करना जी। तो इतने दिन जो काबे गफलत में सो जा रहे हैं तो ये गैर जिम्मेदारी का खुमियाजा तो भुगतना पड़े। जी जी, ये तो बिल्कुल आपने सच बात कही। में जितने भी लोग हैं वो जो काम करने के वो नहीं हो रहे और हर आदमी देखिए आप अब ये फॉर्म भरने को एक ऐसा बना रहे, बहुत बड़ा फरीजा है जी। वो हर आदमी आ रहा बता रहा है। तो आप इतने दिन कहाँ थे जी? इतनी सारी बेकायदियां वोटर लिस्ट में हुई हैं तो उसको दुरुस्त करने के लिए कभी कोई तंजीम, कोई कायद, कोई मुंतखबा नुमाइंदा इस पर गौर ही नहीं करा जी। आज भी कोई गौर नहीं कर रहे। अवाम इस कदर परेशान है कि उनको सही फार्म भरने के मसले पैदा हो रहे हैं। तो बहरहाल मैं चाहूँगा कि आखिर में आप वोटर्स में जिस तरह का और एक इस तरह का खौफ पैदा कर दिए कि इसके बाद आपको का सब कुछ खत्म होने वाला है। ऐसा तो नहीं है। नहीं है जी जी, वैसे वो इसलिए भी ऐसा है कि आप बताइए, अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से खारिज हो गया तो उसको इतना खौफजदा होने की क्या जरूरत है? फिर आइंदा भी मौका आएगा नाम शामिल करने का। नहीं, इसलिए ये जो आप जो बात कह रहे हैं इसलिए भी खौफ हो रहा है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमतें आई हैं वो वहाँ पर ये काम हो रहा है, उससे लोगों में खौफ एराज का माहौल पैदा हो गया है। बीजेपी की हुकूमत में सिर्फ एक ही काम तो नहीं हो रहा ना। जी जी, और कई काम हो रहे हैं। आप इसी एक कोई क्यों खौफजदा हो रहे हैं? इसी एक काम को पकड़ के बहुत सारे काम हो रहे हैं लेकिन हम अपनी दिफा के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर सकते हैं, उसके क्या इम्कानात हैं, उस पर गौर करने की जरूरत है बजाय खौफजदा करने के। या कुछ हर मसले का कोई ना कोई हल जरूर होता है। जी जी, होता है। नहीं, उसीलिए मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि जिसका नाम 2002 में या उनके फैमिलीज का, उनके ख़ानदान का नहीं है, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि अभी शर्मा साहब ने कहा कि नीचे का जो कॉलम है ये भरना है, यहाँ ऊपर के दोनों ब्लैंक छोड़ के नो लिंकेज BLO लिखेगा, नो लिंकेज करके ये जो नीचे का है वो लिखेगा। आपको नोटिस आएगी, नोटिस आने के बाद आपको 11 जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें से आपको तैयार रखना है। वो उस पर आपको डॉक्यूमेंट तैयार रखना है, पूरे काम करना 12 नहीं है, वो भी लोगों में कंफ्यूजन पैदा कोई एक डॉक्यूमेंट जो अच्छा, जो मजबूत है और अच्छा डॉक्यूमेंट जो आपको साबित कर सकता है तो और भी आप रख सकते हैं। तो वो अगर आप देंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आपका नाम वो कट नहीं होगा, ड्राफ्ट लिस्ट में आएगा और फिर फाइनल लिस्ट में भी आएगा। अब हर कड़ा में लिखने का इतना डर पैदा कर दिया गया है कि लोग दस्तखत भी कड़ा में कर रहे कुछ लोग। अब बताइए क्या? जी जी जी,
तो इस सिलसिले में क्लियर हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कर्नाटका ने बाज़ाब्ता प्रेस मीट के जरिए एक सोशल मीडिया में एक क्लिप भी जाहिर की है, क्लिप भी उसको रिलीज़ की है कि फार्म तो कन्नड़ा में हम कंपलसरी रिलीज़ करेंगे और जिसको कन्नड़ा में भरना है वो भर सकता है, जिसको इंग्लिश में भरना है भर सकता है। और यहाँ पर हम जो फार्म अब यहाँ कई हेल्प डेस्क कायम किए गए हमारी जानिब से, तो हम जो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और वेस्ट बंगाल के पास जो नामे आ रहे हैं वो उनका जो ऊपर का जो कॉलम है वो इंग्लिश में भर रहे हैं, नीचे का जो है ना हम कन्नड़ा में भर रहे हैं ताकि उनको जो वेरिफिकेशन में कोई दुश्वारी ना हो। तो यहाँ पर ये वाज़ेह हो गया है कि आप कन्नड़ा में भी भर सकते हैं, इंग्लिश में भी भर सकते हैं। अब ऑनलाइन तो आप जब जाएंगे तो वो इंग्लिश में ही फार्म रहेगा, इंग्लिश में ही भरेगा, तो वो तो कन्नड़ा वहाँ पर कंपलसरी नहीं है। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। आप जैसा आपको अच्छा, आप जिसमें बेहतर लगे आपको उसमें आप भरें। मैं बहुत सारे BLOs के पास गया था तो वहाँ मैं देखा कि जो ये एन्यूमरेशन फार्म भर रहे उनका स्कैन साफ हो रहा है और जो ऑनलाइन भरे उनका स्कैन अलग कलर बता रहा, उससे मालूम हो जा रहा कि ऑनलाइन ये फार्म भरा गया है, फिर ये दोबारा फॉर्म भी लिया जा रहा है। तो बहरहाल इस प्रोग्राम के आखिर में हम तमाम वोटर से मैं ये कहना चाहूँगा कि SIR को लेकर खौफजदा होने की सही ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप फार्म भरें, आपको बाज़ाब्ता नोटिस आएगी। नोटिस का जवाब जब ड्राफ्ट शाये होगा यानी टेम्पोररी वोटर लिस्ट शाये की जाएगी, अगर उसमें आपका नाम नहीं है तो तब भी आपको नोटिस दी जाएगी। आपको जाकर अपने जो भी असनादात हैं वो अभी से तैयार रखें और आप रुजू होंगे तो आपका नाम शामिल हो जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। और बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम से या बहुत सारी वजूहत से नाम हट जाएंगे, निकल जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस मुल्क के शहरी नहीं हैं या इस शहर के शहरी नहीं है। ऐसा कोई नहीं बात, ऐसा कोई परेशानी कौन दुश्वार कौन मसला नहीं है। हमको हमेशा एक बात याद रखें कि जो वाकिफ़कार होता है, जो बाखबर होता है, उसको कोई खौफ नहीं होता। खौफ उसको होता है जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि अवाम में सही बेदारी को आम किया जाए ताकि उनका डर और खौफ दूर हो सके। और गुमराह कुन और बहुत लंबी चौड़ी घुमा फिरा के इस तरह की बातें करने से सामने वाला उसको समझ ही नहीं सक रहा, सिवाय कन्फ्यूज़न के कुछ नहीं हो रहा है। तो आप जो ज़बान में आप इंग्लिश में, कन्नड़ा में जो भी चाहे भरें, और कम से कम भरने से बहुत से लोगों के पास मैं देख रहा हूँ कि पेंसिल से लिख रहे हैं, फिर उसके ऊपर वही पेंसिल को मेटने की तक आपके पास मुझे लगता है फुर्सत नहीं है, तो उसी पे लिख रहे हैं। तो ये फार्म जो है बिल्कुल गलत हो जाता है इस तरह का काम। तो नीट बिल्कुल पाक साफ आपका फार्म होना चाहिए। तो उसी से क्या होता है कि भाई फार्म को स्कैन करना पड़ता है, बहुत सारे लोग मोड़ रहे, फोल्ड करके जेब में रख लेके ले जा रहे हैं। तो इससे अंदाजा होता है कि ये जो फार्म है आपकी मुस्तकबिल के आपके वोटर होने का एक दस्तावेज है, इसका किस तरह हिफाजत करना चाहिए, किस तरह पाक साफ रखना चाहिए, किस तरह सफाई से भरना चाहिए, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बहरहाल गुलबर्गा में डॉक्टर मोहम्मद अजमत चौधरी साहब, जैसा कि उन्होंने खुद बताया है, वोटर लिस्ट में इनको काफ़ी तजुर्बा है। और आप और भी कोई डाउट्स अगर आपके हैं तो इनसे रास्त भी मुलाकात कर सकते हैं। इन्होंने बताया है कि उन्होंने हेल्प डेस्क कायम किया है, या फिर इनसे फ़ोन पर भी आप राबिता कर सकें। मैं चाहूँगा कि आप अपना फ़ोन नंबर लोगों को, हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, हम इस सिलसिले में हमारा एक व्हाट्सएप पर एक हेल्पलाइन हम वो नंबर भी दे चुके हैं। मैं अभी शर्मा साहब को व्हाट्सएप करूंगा, और मेरे घर पर सुबह 11:30 बजे से रात 10 बजे तक ये काम चल रहा है। आप कभी भी आकर के अपना फॉर्म अगर आप भरे हैं तो मुझसे वेरीफाई करा सकते हैं, नहीं भरे हैं तो हमारे पास वहाँ टीम मौजूद है। वो मुसलसिल लेडीज़ और जेंट्स दोनों काम कर रहे हैं, चाहे कारपोरेटर्स हो और मुंतखब नुमाइंदे हो, वो भी काम कर रहे हैं, मिली तंजीमें भी काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। फ्री हेल्प डेस्क कायम किया गया है, वहाँ जाकर आप जो है ना उसको फॉर्म को वेरीफाई कराएं। इसी के साथ ये प्रोग्राम यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। हम
मौलाना मोहम्मद गौसुद्दीन कासमी साहब, मौलाना शफीक अहमद कासमी साहब और डॉक्टर असगर चौधरी साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस अहम मालूमाती प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी।